हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ट्यूटोरियल शीट 8। लास्ट टाइम हमने उसके अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। गाइज, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वो एक फीडबैक फॉर्म है मेरे लिए। प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म। इट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes टू फिल दैट फॉर्म। एंड उसमें बहुत कम रिस्पॉन्सेज आए हैं, सो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद उसे प्लीज फिल कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इन द प्योर रोटेशनल एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ H35Cl, lines at 106 centimeter inverse and 233.2 centimeter inverse are observed to have equal intensities. What is the temperature of the gas? The rotational constant for B, the rotational constant B for H35Cl molecule is this, and the ratio of Hc by K is 1.44. तो आपको इंटेंसिटीज गिवन है। देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे। इंटेंसिटी मींस intensity is the number of molecules in any jth level. Intensity is the number of molecule in each jth level. ठीक है, उसी को इंटेंसिटीज बोल रहे हैं। इट मींस इन दोनों लाइंस के लिए जो इंटेंसिटी है, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। एंड जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन एनी jth लेवल की किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। n0 डीजेनरेसी लेते हैं तो 2j+1 एक्सपोनेंशियल माइनस EJ। तो EJ को आप लिखते हो BHC इंटू J+1 डिवाइड बाय KT। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एंड प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो इसी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको इक्वेट करते हैं, जे की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बी हमारे पास है। हमें पता है कि जो न्यू जे होता है वो किसके इक्वल होता है, 2B J+1 के। एंड लेट्स से इस लाइन के लिए हमारा जो जे है वो J1 है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड लाइन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी है, 233.2 सेंटीमीटर इनवर्स। सो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, इक्वल टू 2B। यहाँ पे लेट से हमारा जो J है वो J2 है। तो यहां से जब आप पुट करोगे 106 इक्वल टू 2B, B इज 10.6 एंड J1+1। तो यहां से आपके पास J1 आएगा कितना, 4। यहां से आपके पास जब आप 233.2 को 2 टाइम्स 10.6, अच्छा जो ये एक रोटेशनल कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए सेम है, मतलब एक मॉलिक्यूल का होता है रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इनटू J2+1। यहां से जब आप J2 कैलकुलेट करोगे यू विल गेट J2 इक्वल टू 9। सो हमारे पास J1 J2 आ गए। अब हम टू डिफरेंट लाइन के लिए अपना ये फॉर्मूला लिखेंगे और उन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो इट इज गिवन दैट ν1 एंड ν2 हैव इक्वल इंटेंसिटीज। It means number of molecules corresponding to this frequency will be N0 to J1+1। मैं फर्स्ट लाइन के लिए लिख रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा, J1+1। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए वो सेम होंगे, ठीक है। सो 2J1+1 एक्सपोनेंशियल माइनस BHC, जहां पर J था वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, J1+1 डिवाइड बाय KNT, ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली हम ν2 के लिए लिखते हैं। सो N0 ट्वाइस J2+1 एक्सपोनेंशियल माइनस BHC J2 इंटू J2+1 डिवाइड बाय KT। तो N0 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, इसको लिख लेते हैं 2J1+1 डिवाइड बाय 2J2+1 इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इसको मैं यहां पर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
एंड बी एच सी कॉमन ले लेते हैं। सो बी एच सी अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, J1 इंटू J1 प्लस वन माइनस J2 इंटू J2 प्लस वन एंड इसके डिनोमिनेटर में KT। तो अगर आप यहाँ पे J1 की वैल्यू पुट करोगे, J1 J2 की 4 एंड 9, तो 4 टू जा 8 प्लस 1 9, तो आपके पास 9 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। अब क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम log नेचुरल 9/19 एंड राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा बी एच सी 4 इंटू 4 प्लस वन। सो यहाँ पर आपके पास आएगा 20 माइनस 9 इंटू 9 प्लस वन, सो 90 डिवाइड बाय के टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन है एच सी बाई के की, ये वैल्यू आपको गिवन है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.44। ये देखो एच सी बाई के की वैल्यू कितनी है, 1.44। रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू हमें पता है, सो लेट्स फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस हमें फाइंड करना है, द ओनली क्वांटिटी विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर। ओके, सो आपके पास टेम्परेचर कितना आएगा देखो, सो टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू बी, बी इज योर 10.6। अच्छा देखो यहाँ से 20 माइनस 90 कितना आएगा, -70। तो उस माइनस साइन को मैं इधर लाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम log नेचुरल 19/9। ठीक है, सो इट विल बिकम, अगर मैं इस माइनस साइन को कंज्यूम करूंगा तो इट विल बिकम log नेचुरल 19/9 एंड इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 0.74। तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा देखो, बी मीन्स 10.6 इंटू एच सी बाई के, एच सी बाई के इज 1.44, 20 माइनस 90 70, माइनस साइन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व कर लिया, डिवाइड बाय 0.74। फाइन, यहां से आपके पास टेम्परेचर ऑफ द गैस आ जाएगा कितना, 144.389 केल्विन। तो क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। इंटेंसिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट jth लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने J1 J2 कैलकुलेट किए यूजिंग दीज टू फ्रीक्वेंसीज and then simply we equated this expression, we got our temperature. Now let's move on to next question. Estimate the centrifugal distortion coefficient for this isotope, that is 79 Br and 81 Br bromine, for which rotational constant आपके पास given है and frequency given है. By what factor would the constant change when 79 bromine is replaced by 81 bromine? It means इस isotope के अंदर, that is 79 bromine 81 ब्रोमीन, अगर आप इसमें अपने 79 Br को रिप्लेस कर दो किससे, 81 Br से, मींस बोथ विल बिकम 81 Br 81 Br। सो व्हाट वुड बी द चेंज ड्यू टू दिस आइसोटोपिक, इसको बोलते हैं हम आइसोटोपिक शिफ्ट। इसके कारण क्या होता है, इसको आइसोटोपिक चेंज भी बोलते हैं। आइसोटोपिक चेंज, ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टोर्शन कोफिशिएंट देखना है कि डिस्टोर्शन कोफिशिएंट होता क्या है। सो हम डिस्टोर्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से एंड इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 4b³ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, जहां पर आपके पास b क्या होता है, योर रोटेशनल कांस्टेंट, वेयर b इज रोटेशनल कांस्टेंट एंड न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सो दोनों आपको गिवन है, रोटेशनल कांस्टेंट भी गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड, so first of all let's find your rotational constant d. So it will be equal to 4 into b cube, so b cube will be 0.0809 cube divide by nu square, so 323
0.2 इस क्वांटिटी का स्क्वायर। सो डी की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी कितनी, 2.027 इंटू 10⁻⁻8 एंड यूनिट क्या होगी डी की आपके पास, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहां पर क्या है बी क्यूब है, यहाँ पे न्यू स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में आपके पास कितना होगा, सेंटीमीटर माइनस क्यूब। देखो यहां पर होगा, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर माइनस क्यूब, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर -2, तो कैंसिल होके बचेगी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये जो डी की वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट करी है अपने इस ओरिजिनल आइसोटोप के लिए, मींस 79 ब्रोमीन एंड 81 ब्रोमीन। We have to calculate this rotational constant by means what factor this rotational constant will change if you change this isotope। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो somehow we have to relate this मतलब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन को, somehow I have to relate my rotational constant with the reduced mass of these two isotope। ठीक है, सो अगर हम न्यूमरेटर में चेक करें, बी देखो, बी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था H/8 पाई स्क्वायर IC। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई एम राइटिंग म्यू आर स्क्वायर इंटू सी। सो बी की जो डिपेंडेंसी होती है रिड्यूस मास के ऊपर वो कितनी होती है, 1/μ। तो न्यूमरेटर में आपके पास है बी क्यूब, सो न्यूमरेटर में आपके पास डिपेंडेंसी है 1/μ क्यूब। ठीक है, अगर आप बी क्यूब करोगे तो 1/μ क्यूब डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट का जो कंसेप्ट आता है ये आता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो अगर आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइब्रेशनल, सॉरी तो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 पाई √k/μ। This is your formula for vibrational frequency। It means your new vibrational frequency is dependent upon reduced mass as 1/√μ। यहां पर है आपके पास न्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/μ। 1/μ मीन्स रिड्यूस मास। सो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये रोटेशनल कांस्टेंट, नॉट रोटेशनल कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ²। ठीक है, हमने डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर ली। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर दीज टू डिफरेंट आइसोटोप्स। तो लेट्स से हमारे पास जो फर्स्ट आइसोटोप था 79 ब्रोमीन 81 ब्रोमीन, एंड देन उसके पास आपके पास क्या था 81 Br एंड देन 81 Br। तो लेट्स से इसके लिए हमारे पास जो रिड्यूस मास है वो μ1 है, इसके लिए जो रिड्यूस मास है वो μ2 है, इसके लिए हमने d1 कैलकुलेट कर लिया है, इसके लिए हम d2 कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सो μ1 यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, μ1 होगा 79 इंटू A1 डिवाइड बाई 79 प्लस A1। ठीक है, यहां पर कितना आएगा μ2, 81 इंटू 81 डिवाइड बाई 81 प्लस 81, सो इट विल बी 39.99 एंड ये आपके पास होगा 40.5। d1 इसके लिए आपने जस्ट कैलकुलेट किया कितना, 2.027 इंटू 10⁻⁻8। d2 हम इसके लिए फाइंड करेंगे। सो कैन आई से यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। So using this dependency, that is d is proportional to 1 by square of reduced mass, can I say that d2 by d1 will be equal to μ2 square μ1 square। So d2 will be simply d1 is your 2.027। या आपको क्या करना है,
जस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है ना, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट D2। अगर आपको D2 इन केस पूछता है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2.027 इंटू 10⁻⁸ आप लिखोगे यहाँ पर कितना, ये था 39.99, हाँ 39.99, तो ये आपके पास आएगा 39.99 डिवाइड बाय 40.5 एंड इस क्वांटिटी का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास D2 आ जाएगा इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा आपको बाय व्हाट फैक्टर, तो बेसिकली आपको D2/D1 का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो इट विल बी सिंपली 39.9 डिवाइड बाय 40.5 एंड इसका स्क्वायर, सो इट विल बी सिंपली 0.97। So only this much is asked in question. By what factor? So by a factor of 0.97, your centrifugal distortion coefficient will change. अगर इनकेस D2 पूछता है आइसोटोप के लिए तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी बताई रिड्यूस मास के ऊपर, यहीं पर आप किसकी लिख लो, अगर आपके पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है रिड्यूस मास के ऊपर 1/μ। तो इन दोनों को याद रखना, रिमेंबर दीज टू। Your vibrational frequency is dependent upon 1/√μ and rotational frequency is dependent upon 1/μ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। Okay, now let's come to question number 7. What is the change in rotational constant B when hydrogen is replaced by deuterium in hydrogen molecule? So same concept यूज होगा इस क्वेश्चन में, कैसे करोगे देखो आप। So in part 1 अभी जस्ट हमने देखा, यहां पर मैंने रोटेशनल कांस्टेंट बी का फॉर्मूला लिखा था, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है, 1/μ। तो फर्स्ट केस में जब आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एंड सेकंड केस जब आप हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हो, कर देते हो, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा D2। तो इस केस में जो रिड्यूस मास आएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, इट विल बी mass of hydrogen atom into mass of another hydrogen atom divide by mh plus mh। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल है उसका मास कितना आएगा, मास ऑफ ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम, सॉरी हाँ एटम इनटू md प्लस md, ठीक है, यह है रिड्यूस मास ऑफ मॉलिक्यूल। सो यहां से कितना आएगा mh डिवाइड बाय 2, यहां से कितना आएगा md डिवाइड बाय 2, एंड वी नो जो मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम होता है इट इज ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, so you will write twice mass of hydrogen atom divided by 2, so it will be simply mh, ठीक है। ये इसलिए कैलकुलेट किया है म्यू एच एंड म्यू डी, ताकि हम इनका बाद में रेशियो कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम दिस रिलेशन कैन आई से दैट B1 by B2 or you can say B2 by B1, or in case rotational constant for deuterium divided by rotational constant for hydrogen molecule will be equal to mu d and mu h। क्लियर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हमें किसका कैलकुलेट करना है, चेंज कैलकुलेट करना है इसमें भी। सो B2 by B1 विल बी सिंपली, अगर आप म्यू एच डिवाइड बाय म्यू डी करोगे तो इट विल बी 1/2। तो जस्ट आप एक लाइन में लिख सकते हो दैट 1/2 विल बी योर आंसर। फाइन, व्हाट इज द चेंज, उसने चेंज पूछा है तो क्या आप कह सकते हो कि ड्यूटेरियम के लिए जो रोटेशनल कांस्टेंट होगा वो हाफ होगा एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इजी। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड फॉर क्लोरीन, इफ यू रिप्लेस HCl मॉलिक्यूल में आपके पास क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 36 और 37। तो हम दोनों को लिख लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से H यहाँ पर जो है वो Cl 35 है एंड यहाँ पर जो है वो H
37 Cl है। तो दोनों के लिए आपको रिड्यूस मास कैलकुलेट करना है। लेट्स से इसके लिए हमारे पास रिड्यूस मास होगा μ1, इट विल बी सिंपली 1 × 35 डिवाइड बाय 1 + 35, सो 35/36। यहाँ पर μ2 कितना होगा, 1 × 37 डिवाइड बाय 1 + 37, मीन्स 37 डिवाइड बाय 38। ये डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं कि मास ऑफ जो डिफरेंट एटम्स है डिवाइड बाय सम ऑफ मास, ये ऐसे लिखते हैं। देखो, मास ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 + m2। सो सिमिलरली इनके लिए B2/B1 कैलकुलेट करते हैं। सो B2/B1 विल बी इक्वल टू μ1/μ2, एंड μ1 हमारे पास कितना है, 35/36, μ2 कितना है, 37/38। सो यहां से आपके पास B2/B1 कितना आ जाएगा, 0.94। या आप कह सकते हो कि अगर आपने क्लोरीन 35 को रिप्लेस किया क्लोरीन 37 से, तो आपका जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो 0.94 फैक्टर से कम हो जाएगा। ठीक है, फाइन, समझ आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 12C16O, अगेन ये आपके पास एक आइसोटोप है, या आप कह सकते हो एक मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसमें कार्बन हमने यूज किया है 12 कार्बन एंड ऑक्सीजन हमने यूज किया है 16 ऑक्सीजन। अगर आप इसको एक दूसरे आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हो NC, ठीक है, तो आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दे रखा है। तो आपके पास एक लाइन आएगी 3.84235 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दूसरी लाइन आपके पास आएगी 3.67337 सेंटीमीटर इनवर्स। आइडेंटिफाई द आइसोटोप। तो कंसेप्ट हम इसमें वही यूज करेंगे, हम इन दोनों मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास लेंगे एंड उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे। रिमेंबर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 से 7 में आपको बताया था कि आपके पास जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, where mu is the reduced mass of molecule. So we are going to use this formula. So you can write for 12C16O and for NC16O, let's say इसका reduced mass आपके पास है μ1 एंड इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है μ1 इक्वल टू 3.84। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 3.84, इन दोनों आइसोटोप के लिए 3.84 इंटू 3.84 सॉरी 235 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 3.67337 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जब आप रिड्यूस मास कैलकुलेट करोगे तो 12 × 16 डिवाइड बाय 12 + 16, इसका रिड्यूस मास μ2 कितना होगा, n × 16 डिवाइड बाय n + 16। ठीक है, सो ये जब आप सोल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 48/7, सिंप्लीफाई करके इसको। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। सो μ1 डिवाइड बाय μ2, फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक बार लगा लिया करो, ठीक है, जहां पर भी मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं। सो μ1 डिवाइड बाय μ2 विल बी इक्वल टू μ2 बार डिवाइड बाय रिड्यूस मास μ1 बार। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो योर राइट हैंड साइड में लिखते हैं सबसे पहले, इट विल बी n × 16 डिवाइड बाय n + 16, डिनोमिनेटर में आएगा आपके 48 एंड यहां पर आएगा आपके पास 7। ठीक है, सो जब आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे μ1/μ2 का, तो आपके पास कितना आएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 3.8 को इससे 3.6 वाली टर्म से, तो आपके पास आएगा 1.046। इस 48 एंड बाय 7 को मैं इधर ले आता हूँ, सो 48 डिवाइड बाय 7, 16 को भी मैं यहाँ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा n डिवाइड बाय n + 16।
अब सिंपली सोल्व करना है इस एक्सप्रेशन को, एक लीनियर इक्वेशन आएगी सिंपली, नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 13। इट मीन्स आपके पास जो न्यू आइसोटोप होगा ये NC, इट विल बी 13C, 13 कार्बन। So it will be your answer. You can write isotope is 13C. फाइन, क्लियर है, सारे क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना इस कंसेप्ट के ऊपर कि रिड्यूस मास की रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसीज के साथ इन केस ऑफ रोटेशन एंड इन केस ऑफ वाइब्रेशन। आपको रोटेशनल कांस्टेंट की फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट की डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, इनको अच्छे से कर लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं किया।